नवंबर 8, 2010 कनाडा के ओंटारियो पुलिस के पास एक डिस्ट्रेस कॉल आता है। कॉलर उनको बताता है कि उसके घर में 3 लोग घुस आए हैं जिन्होंने लूटपाट करने के बाद उसके माँ बापों को मार दिया है। ये होमिसाइड मार्कम ओंटारियो के यूनियनविल होम्स, जो कि टोरंटो के बाहरी हिस्से में जहाँ सबसे ज़्यादा एशियन लोगों की बसावट है, हान और बिक के घर हुई होती है। देखने में ये सीधा सीधा ओपन एंड शट केस होता है पुलिस के लिए, तब तक जब तक कि उनमें से एक मुर्दा जिंदा होकर के गवाही नहीं दे देता। उसकी गवाही के बेसिस के ऊपर ही सारा का सारा सच सामने आता है। न सिर्फ सच सामने आता है बल्कि गुनहगार भी पकड़े जाते हैं। आखिर क्या था ये सच और क्या था ये केस, इसको जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। तो आदाब दोस्तों, मेरा नाम है शोएब और आप देख रहे हैं केस डिकोड विद शोएब। ये कहानी शुरू होती है सन 1979। हान और बिक, जो कि चाइनीज़ और वियतनामी इमिग्रेंट थे, रिफ्यूज लेते हैं कनाडा के अंदर। अपने रिफ्यूज के दौरान जो है ये दोनों शादी करते हैं और एक कंपनी मैग्ना इंटरनेशनल, जो कि एक ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरर है, उसमें जॉब करते हैं। इनमें से एक वहाँ पर डाई मेकर था और एक ऑटो पार्ट्स बनाया करता था। अपनी कड़ी मेहनत के बल पर ये दिन दुनी रात नई नई कामयाबी हासिल करते रहते हैं। इसी कामयाबी में दोनों अपना एक मकान ख़रीदते हैं, डुअल गैराज मकान मार्कम के अंदर। उनके 2 बच्चे होते हैं, जेनिफर और फेलिक्स। ये दोनों अपने बच्चों के लिए बहुत ही हाई स्टैंडर्ड्स गोल जो है वो सेट करते हैं। इन्हीं गोल के अंदर जो है वो जेनिफर को फिगर स्केटिंग क्लासेस, म्यूज़िकल थ्योरीज़ और फ्लूट की क्लासेस जो है, रेगुलर क्लासेस वो ज्वाइन करवाते हैं। साथ ही ये स्कूल पे उसको लेने जाना, पिक एंड ड्रॉप भी करा करते थे और उसकी हर एक्टिविटी के ऊपर बहुत ही क्लोज ऑब्जर्वेशन रखते हैं। कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, कब कर रही है। इतनी सारी बंदिशों के बीच में जो है वो जेनिफर को जो है थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, क्योंकि उसके माँ बापों को मानना था कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे कि उसका ध्यान जो है वो इन सब चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो, पढ़ाई से और उसके अपने आगे के करियर से डिस्ट्रैक्ट हो। तो उसके लिए नो डांस, नो पार्टी, नो क्लब, नो ड्रिंकिंग। यहाँ तक कि वो 22 साल की हो गई तब भी उस पर बंदिशों का दौर जो है वो चलता रहा। हद तो तब हो गई जब जेनिफर के फ्रेंड्स उसको चिढ़ाया करते थे, ये कह के कि तुम्हारे डैड जो है वो द क्लासिक टाइगर डैड है और तुम्हारी मॉम जो है वो ना चाहते हुए भी तुम्हारे डैड के साथ है। इन्हीं सारी बंदिशों और प्रेशरों के चलते शायद जेनिफर का ध्यान जो था वो पढ़ाई से उचटने लगा। उसके ग्रेड्स धीरे धीरे जो है वो नीचे गिरने लगे। ये सब चीज़ें छुपाने के लिए वो जो है नकली रिपोर्ट कार्ड्स बनाने लगी। वो ये दिखाती थी कि उसके ए ग्रेड आए हैं, जबकि उसके ग्रेड्स जो थे वो बहुत ही नीचे जा चुके थे। हद तो तब हुई जब वो 12th ग्रेड के अंदर जो है वो फेल हो गई कैलकुलस में। इसी वजह से उसका एडमिशन जो था यूनिवर्सिटी में, जो कि रेनसन यूनिवर्सिटी, जो आगे चल के टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है, वहाँ पर उसको एडमिशन डिनाई कर दिया गया। ये बात वो घर पे नहीं बता सकती थी, तो इसलिए वो एक झूठ बोलती है कि उसका एडमिशन हो गया। क्लासेस के नाम पर वो रोज़ कैफ़े या कहीं और जाया करती थी। साथ ही वो पियानो की जो है वो क्लासेस दिया करती थी और रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया था उसने, जिससे उसका खर्चा चलता रहे। उसने और झूठ बोला कि उसको एक स्कॉलरशिप मिल गई है जिसके अंदर उसको फार्माकोलॉजी प्रोग्राम के अंदर एक्सेप्ट कर लिया गया है। पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस होने की वजह से उसको अब यूनिवर्सिटी के पास में रहना पड़ेगा अपने फ्रेंड के साथ। ये दिखाने के लिए उसने जो है सेकेंड हैंड बुक्स भी खरीदी और साथ ही साथ यूट्यूब की हेल्प से वो जो टॉपिक्स वगैरह हुआ करते थे वो अपनी बुक्स के अंदर और नोटबुक के अंदर लिखना शुरू कर दिया उसने, जिससे कि उसके माँ बाप अगर कभी उसकी नोटबुक चेक करें तो उनको नोट्स वगैरह मिल जाए। जिस फ्रेंड के साथ उसने रहने के लिए रिक्वेस्ट करी थी, उसका फ्रेंड और कोई नहीं, हाई स्कूल का एक लवर था जिसका नाम था डैनियल वोंग। डैनियल वोंग एक एक्टिव ड्रग डीलर था और साथ ही बोस्टन पिज़्ज़ा के अंदर जो है वो जॉब भी करा करता था। पढ़ाई के दिखावे के साथ साथ उसने ये भी बोला अपने पेरेंट्स से कि उसने जो है एज अ वॉलंटियर एक हॉस्पिटल में जो है वो ज्वाइन कर लिया है, जो कि बीमार बच्चों की हेल्प करता है। यहाँ से उसके जो माँ बाप थे उनका शक जो है वो उस पर गहराना शुरू हुआ, क्योंकि उसके पास ना तो कोई हॉस्पिटल का आईडी बैच था, ना ही कोई उसकी यूनिफॉर्म थी। ये सब देखने के लिए उसकी माँ एक दिन उसके पीछे जाती है और वो उसको वहाँ रंगे हाथ पकड़ लेती है। पकड़े जाने पर घर में बहुत हल्ला मचता है। उसका जो फादर होते हैं हान, वो उसको घर से निकाल देते हैं, मगर बिक उसकी माँ जो है वो उसे ऐसा करने से रोक देती है। वो उसको मना लेती है और वो ये एक प्रॉमिस लेती है जेनिफर से कि वो आगे अपनी पढ़ाई पे फोकस करेगी, अपना हाई स्कूल कंप्लीट करेगी और एडमिशन लेगी यूनिवर्सिटी में, और इन सब के दौरान जो है वो डैनियल से कभी नहीं मिलेगी। 2009 तक आते आते डैनियल भी जो है जेनिफर से कोई कांटेक्ट ना होने की वजह से अपना रिश्ता जो है तोड़ लेता है। स्प्रिंग ब्रेक चल रहा है 2010। जेनिफर अपने एक पुराने स्कूल के दोस्त से मिलती है जिसका नाम एंड्रयू था।
एंड्रू के बारे में मशहूर था कि वो चाकू के नोक के बल पे वो लोगों से लूटपाट करता है। वो उसको अपनी कहानी बताती है। एंड्रू उसको प्रोवोक करता है कि ऐसे माँ बाप होने से तो ना होना ज़्यादा अच्छा है। बस यहीं से शायद एक बात जेनिफर के दिल के अंदर घर कर जाती है कि कैसे ना कैसे उसको अपने माँ बापों से छुटकारा पा लेना चाहिए। एंड्रू उसको एक और अपने दोस्त से मिलवाता है जिसका नाम रिकार्डो डंकन होता है। जेनिफर उसको $1500 की जो है वो पेशकश करती है कि तुम मेरे बाप को पार्किंग लॉट के अंदर जो है मार दो, और एज अ टिप वो उसको $2000 जो है वो देती है नाइट आउट के लिए, जिसको रिकार्डो जो है वो ठुकरा देता है। इतने में जेनिफर और डैनियल का जो है वो फिर से मेलजोल शुरू हो चुका है। अब की बार ये दोनों मिलकर के एक फुल प्रूफ प्लान बनाते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि हम अब प्रोफेशनल हिटमैन असैसिन्स को जो है वो हायर करेंगे, जिससे कि बचने का चांस ही नहीं है कोई। ये एक रकम तय करते हैं कि 10 से $25,000 तक का जो है वो खर्चा आएगा। अपने प्लान को शुरुआत करने के लिए डैनियल जो है उसको एक फ़ोन देता है, आईफोन देता है और एक सिम देता है, जो कि उसको इन एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करना होता है, अपने यूजुअल फ़ोन को छोड़ करके। ये लोग जेनिफर के माँ बाप की प्रॉपर्टी और उसकी वसीयत वगैरह का पहले से ही कैलकुलेशन लगाते हैं, जो कि करीब $5 लाख बैठ रही थी। ये डिसाइड करते हैं कि ये पैसा लेने के बाद में वो दोनों जो है कहीं और मूव कर जाएंगे, अलग रहना शुरू कर देंगे। वॉन्ग जेनिफर को एक लड़के से मिलवाता है, एक असैसिन से मिलवाता है जिसका नाम होता है लेन क्रॉफोर्ड। वो उसको अपने प्लान के अंदर शामिल कर लेते हैं। अब क्रॉफोर्ड जो है वो अपना एक गैंग तैयार करता है इस काम को अंजाम देने के लिए। वो एक आदमी से मिलता है जिसका नाम एरिक कार्टी था, जिसको द स्नाइपर के नाम से भी जानते थे लोग, उसको शामिल करता है। एरिक अपने एक और दोस्त डेविड मेलवेगैमी से मिलवाता है। नवंबर 8, 2010 सोने जाने से पहले जेनिफर अपने मकान का दरवाज़ा जो है वो खुला छोड़ जाती है। रात को करीब 3 बजे सोने से पहले वो डेविड को फ़ोन करके उसको कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह देती है। इत्तेफाकन फेलिक्स जेनिफर का भाई उस दिन घर नहीं होता है। डेविड के साथ 2 लोग और घर के अंदर घुसते हैं। वो घर में घुसते हैं, मार पिटाई करते हैं, पैसे वगैरह छीनते हैं उसके माँ बाप से, बेडरूम तहस नहस करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो तीनों आदमी उसके माँ बाप को लेकर बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें कई राउंड फायर करके मार देते हैं। उसके बाद वो जेनिफर से $2000 जो है वो छीन लेते हैं, जैसे कि जेनिफर का कहना था। उसके हाथ पैर बांधते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जेनिफर जो है वो पुलिस को फ़ोन करके बुलाती है और फिर पुलिस इस पूरी घटना की जो है वो तफ्तीश करती है, इन्वेस्टिगेट करती है। पुलिस उसकी माँ, जिसका नाम बिक था, उसको ऑन द स्पॉट डेड करार दे देती है, क्योंकि उसके चेहरे पे 3-4 गोलियां लगी होती हैं। जेनिफर के फादर हान, जिनके चेहरे पे भी गोलियां लगी होती हैं, वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं। इनफैक्ट टेक्निकली जो है वो ब्रेन डेड करार दे दिए जाते हैं, क्योंकि वो कोमा में जा चुके थे। उनके आँख के ऊपर की हड्डी टूटी हुई होती है, चेहरे के अंदर गोलियाँ धसी होती हैं, साथ ही गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई होती है। शुरुआत में पुलिस को लगता है कि हाँ, क्योंकि ये अमीर लोग थे, हो सकता है लूटपाट के इरादे से ही लोग इनके घर के अंदर घुसे, जो कि बाद में थोड़ा वायलेंट हो गया। उसी के चलते उसके माँ बापों को पुलिस ने मार दिया। लेकिन पुलिस को जो शक होता है वो इस चीज़ पे होता है कि अगर लोग जो हैं वो घर के अंदर लूटपाट के लिए घुसे थे, तो उन्होंने जेनिफर को कैसे छोड़ दिया? एक सबूत, जीता जागता सबूत छोड़ दिया। साथ ही साथ अगर छोड़ दिया तो जेनिफर के हाथ पैर तो बंधे थे, तो उसने पुलिस को फ़ोन कैसे करा, कैसे बुलाया उसने? इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए पुलिस जो है वो जेनिफर को बुलाती है और इंटेरोगेट करती है, उससे पूछताछ करती है। जेनिफर उसको बताती है कि वो दूसरे कमरे के अंदर थी, उसके पास फ़ोन था। जब तक वो फ़ोन निकालती तब तक उसके माँ बापों की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, और उसके बाद में गन फायर की उसने आवाज़ सुनी। उसके बाद ही उसने पुलिस को बुलाया। पुलिस को ये बात जो है वो कुछ अजीब सी लगती है, अटपटी सी लगती है। उसके बाद वो आगे की इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो है वो शुरू करती हैं। विटनेसेस वगैरह, दूसरे विटनेसेस वगैरह के बयान लेना शुरू करती हैं। उसके 2 दिन के बाद पुलिस जो है उसको फिर बुलाती है और उससे फिर पूछताछ करती है। जेनिफर अब की बार फिर एक अलग बयान देती है कि उसके हाथ पैर बंधे थे, किसी तरीके से उसने अपने हाथ पैर खोले और पुलिस को बुलाया। इत्तेफाक से तीसरे दिन इस घटना के करिश्माई तरीके से जेनिफर के फादर जो है वो होश में आ जाते हैं। ऑल्दो चोटों की वजह से उनकी आंखों की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए चली गई होती है, लेकिन अपने बयान में वो पुलिस को ये बताते हैं कि होश खोने से पहले उन्होंने जेनिफर को एक कातिल के साथ बहुत ही फ्रेंडली तरीके से बात करते हुए देखा था। अब पुलिस के पास में एक सबूत हो जाता है, उसके बाप की गवाही हो जाती है। वो जेनिफर को तीसरी बार फिर बुलाते हैं इंटेरोगेशन के लिए, और अब की बार जेनिफर जो है वो एक अलग ही बयान देती है।
वो ये कहती है कि कातिल उसके माँ बाप को नहीं बल्कि उसको मारने के लिए आए थे। अब पुलिस फिर जो है वो परेशानी में हो जाती है कि कन्फेशन ले तो ले कैसे। तभी एक इंटेरोगेटिंग ऑफिसर जिसका नाम विलियम गोइट्स था एक टेक्निक लगाते हैं। वो टेक्निक जो होती है वो है रीड टेक्निक। कनाडा के अंदर ये एक टेक्निक लीगल टेक्निक है जिसके अंदर इंटेरोगेटिंग ऑफिसर जो है वो झूठ बोल सकते हैं, कोई भी कहानी गढ़ सकते हैं जिससे कि उनको क्रिमिनल्स के आगे की इंटेंशंस या आगे की कहानी पता लग सके। वो जेनिफर को धमकाते हैं, वो कहते हैं कि उनके पास एक ऐसा कंप्यूटर है जिसकी मदद से वो सच पता लगा लेंगे। उस कंप्यूटर के अंदर से कुछ ऐसी रेज निकलती हैं जिसके थ्रू उनको ये पता लगाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी कि जेनिफर सच बोल रही है झूठ बोल रही है। और इसी टेक्निक के चलते जेनिफर जो है वो डर जाती है और वो अपना जुर्म का इकबाल कर लेती है। 2000 एंड के आखिर तक आते आते बाकी के सारे जो है कल्प्रेट्स, जो भी कातिल होते हैं वो भी सारे पकड़े जाते हैं, जो भी इस घटना के अंदर शामिल होते हैं। उनमें से एक कातिल जो होता है, कातिल कहें या कल्प्रेट कहें, जिसका नाम कार्टी था, उसकी 2018 में जो है वो जेल के अंदर मौत हो जाती है। उसके ऊपर एक और केस होता है 2009 के अंदर मर्डर का। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इस केस के अंदर कि माँ बापों ने शायद जेनिफर के साथ कुछ ज़्यादा ही ज़्यादती कर दी। ऑल्दो उनकी इंटेंशंस जो थी वो बिल्कुल सही थी कि उनका बच्चा जो है वो पढ़ लिख जाए, अच्छा आदमी बने, बड़ा आदमी बने। बट कहीं ना कहीं इस चीज़ के अंदर, इस चाहत के अंदर वो एक जो लाइन होती है वो ये भूल गए थे कि उन्हें वो मेंटेन करनी है नहीं करनी। बच्चों को शायद उनकी आज़ादी दे देनी चाहिए थी। अगर वो शायद ऐसा करते तो जेनिफर ये कदम शायद ना उठाती। आप लोगों का इस के बारे में क्या मानना है? आप अपनी राय प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको आप प्लीज़ एक थम्स अप ज़रूर दें, लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियोस अगर आप जो है देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए मैं शोएब आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा और अपने अगले केस के अंदर आपसे मैं जल्दी फिर मिलूँगा। आदाब।